हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बेटा पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बेटा हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो पर आ गए हैं। तो बच्चों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत डिटेल से बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट में करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना। और ये सारे वीडियो बेटा लीनियर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर अलजेब्रा। इस प्लेलिस्ट में बेटा ये सारे के सारे वीडियो अपलोडेड होंगे। और भी बेटा बहुत सी प्लेलिस्ट, मतलब बहुत से अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। हर टॉपिक बेटा अलग अलग प्लेलिस्ट में है, ठीक है। जैसे कि मैं वेक्टर स्पेस पढ़ा चुका हूँ। बेसिस एंड डायमेंशन मैंने पढ़ाया, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, उसका नाम बेसिस एंड डायमेंशन है। ग्रुप थ्योरी की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। रियल एनालिसिस की अलग प्लेलिस्ट है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की अलग प्लेलिस्ट है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अलग प्लेलिस्ट है। जो भी आपको चाहिए सर्चिंग में जाके लिख दीजिए। जैसे आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तो आप लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय एच डी सर आ जाएगा। लिख दीजिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय एच डी सर आ जाएगा। लिख दीजिए टोपोलॉजी बाय एच डी सर आ जाएगा। फंक्शनल एनालिसिस बाय एच डी सर आ जाएगा, है ना। और 11-12 का पूरा कोर्स बेटा मैंने IIT लेवल से अपलोड कर दिया है ना। उसमें NCERT के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। IIT लेवल से मैंने पूरा 11-12 और IIT के लिए अपलोड किया हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर जैसे आप JEM का एग्ज़ाम देते हैं, TGT PGT का एग्ज़ाम देते हैं, गेट का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर बहुत सारे 11-12 के कॉन्सेप्ट भी हमसे पूछे जाते हैं, तो उसके भी सारे वीडियो हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। ये देखो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसका यहाँ पर लिखा हुआ, अभी मैं इसको मिटाऊंगा और नए वीडियो की स्टार्टिंग करूंगा। तो बच्चों आज हम लोग जो थ्योरम करने वाले हैं वो थ्योरम बेटा ये कहती है, हम लोगों ने देखा था L ऑफ U कॉमा V। आपको ध्यान है ना, L ऑफ U कॉमा V जो मैंने पिछले वीडियो में आपको थ्योरम समझाई थी कि ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। तो बेटा ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है, इसको हमने प्रूव किया था। आज हम देखेंगे कि इसकी डायमेंशन आखिर क्या है ना। तो आज हम L ऑफ U कॉमा V की डायमेंशन को बेटा देखेंगे। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग मिटाते हैं और अगले वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है बच्चों, बस आराम आराम से पढ़ते रहना है ना। हंसते खेलते पढ़ते रहना है, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहना है बच्चों, समझ समझ के पढ़ते रहना है। हर कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझ में आएगा, लेकिन बेटा आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप स्टार्टिंग से बेटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद बेटा उसको स्टार्टिंग से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों क्या है, मैंने बताया था आपको, देखो जैसे कि मान लीजिए U, मान लीजिए मेरे पास जो है ये हम लोग आज एक थ्योरम करने जा रहे हैं। और देखो थ्योरम क्या है बच्चों, मान लीजिए U मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, बल्कि ऐसा कह दीजिए कि U कॉमा F क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। मान लिया मैंने U कॉमा F एक वेक्टर स्पेस है और इस वेक्टर स्पेस जो है इसकी डायमेंशन m है। इसकी डायमेंशन कितनी है, m। डायमेंशन का मतलब बेटा मैंने बताया था कि इसके बेसिस में m एलिमेंट्स होंगे। ये बेसिस एंड डायमेंशन का बेटा एक अलग प्लेलिस्ट है, तो उस पे जाकर के बेसिस एंड डायमेंशन थोड़ा सीख लीजिए। हालांकि मैं समझाता रहता हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी हमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब बेसिस क्या होती है, बेसिस में मैंने बताया था कि भाई उसके एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और हर एक एलिमेंट को बेसिस के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिस डायमेंशन को जाके थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो UF एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन m है, मैंने मान लिया। और मैंने मान लिया कि VFB क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ये भी एक वेक्टर स्पेस है और इसकी जो डायमेंशन है वो मान लिया मैंने n है ना। VF की डायमेंशन मैंने मान लिया बच्चों n है। देखो अब मैंने बताया था LUV। LUV क्या था, LUV था सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। मैंने बताया था ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है ना, इज ए वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है। ये बात हम लोगों ने प्रूव कर ली थी। अब देखो आज क्या प्रूव करना है, आज हमें ये प्रूव करना है कि इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो m इंटू n होगी, है ना।
तो हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ एल यू कॉमा वी इज m इंटू एन। हमें बच्चों आज ये प्रूव करना है कि एल यू कॉमा वी की जो डायमेंशन होगी वो m इंटू एन होगी। ये देखो हमें आज प्रूव करना है। ये एक वेक्टर स्पेस है, ये बात तो हमको मालूम है, ये हमने प्रूव भी किया था, है ना। इसकी डायमेंशन m इंटू एन होगी, ये आज हमें इस थ्योरम में बच्चों प्रूव करना है। तो बेटा पुराने वीडियो जरूर पढ़ लीजिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के इसके स्टार्टिंग से बच्चों सारे के सारे वीडियोस पढ़ लीजिए। कोई भी टॉपिक जब आपको सीखना है बेटा तो उसकी स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो ऑफ प्लेलिस्ट से आप जाकर पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कन्फर्म है समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली। देखो अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे u है तो u की डायमेंशन m है, तो हमने मान लिया कि u का जो बेसिस है, बेसिस ऑफ u, ये मैंने ऐसे मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा m तक, ये u का बेसिस है ना, ये u का बेसिस है। क्योंकि देखो बेसिस में m एलिमेंट है तभी इसकी डायमेंशन m होगी, है ना, और ये सब के सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और देखो बेसिस ऑफ v की बेसिस मैंने ये मान लिया, फॉर एग्जांपल बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा n, ये मैंने मान लिया कि v का बेसिस है ना, v, ये मान लिया मैंने v का बेसिस है, तो इसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन मैंने इसका बेसिस ये मान लिया, इसका बेसिस मैंने ये मान लिया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग जो l ऑफ u इंटू वी है इसकी डायमेंशन m इंटू एन प्रूव करना चाहते हैं, मतलब इसके बेसिस में m इंटू एन एलिमेंट होना चाहिए, किसके, एल यू वी के बेसिस में, क्योंकि l ऑफ u कॉमा वी भी एक प्रकार का वेक्टर स्पेस है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, इंटरेस्टिंग बात देखो ये है कि हम एक नया देखो टर्म ला रहे हैं, और ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये टर्म जो है ध्यान रखना पड़ेगा, Tij अल्फा के, Tij अल्फा के, और Tij अल्फा के जो है इसकी जो बच्चों वैल्यू होगी देखो वो ये होगी 0 होगी अगर j और k बराबर नहीं है तब, और अगर j और k बराबर हैं तो इसकी वैल्यू होगी बीटा i, ये देखो। अब देखो यहाँ पर ये जो Tij अल्फा के है, एक्चुअली i जो है ना, i ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये 1 से लेकर के m तक जाएगा, और जो j है ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये 1 से n तक जाएगा। तो देखो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, ये m इंटू n एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि i 1 से m तक जाएगा और j भी 1 से n तक जाएगा। तो इसका मतलब ये जो Tij है ये टोटल एलिमेंट्स जो हो गए ना, टोटल एलिमेंट्स, ये टोटल एलिमेंट्स हो गए m इंटू n, और हम ये शो करेंगे कि यही Tij इसका बेसिस बना रहे हैं LUV का, है ना। तो हम ये क्लेम करेंगे कि जो Tij है, मतलब Tij का मतलब ये बहुत से एलिमेंट, जैसे कि हम i को 1 j को 1 ले सकते हैं, i को 1 j को 2 ले सकते हैं, इसी प्रकार हम i को 2 j को 1, i को 2 j को 2, इस तरीके से बच्चों हम i को m ले सकते हैं, j को 1 ले सकते हैं। इस प्रकार से देखो बच्चों ये जो है ये Tij का मतलब एक्चुअली ये m इंटू एन एलिमेंट्स हैं। Ti क्या है भाई, ये जो T है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि LUV में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, जो U से V तक जा रहे हैं, तो बेसिस भी तो उसी टाइप का ही कुछ होना चाहिए भाई। बेसिस भी जो होता है वो उसी वेक्टर स्पेस का ही तो कोई ना कोई पार्ट होता है ना। तो एक्चुअली LUV के पास सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो अब हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो Tij हैं ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, ये सारे इनमें आएंगे, है ना। i को वैल्यू 1 से लेकर m तक कुछ भी दे सकते हैं, j को वैल्यू 1 से n तक कुछ भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से Tij जो है ना ये m इंटू एन एलिमेंट्स हो गए। तो ये m इंटू एन एलिमेंट्स मतलब LUV का डायमेंशन बना रहे हैं, क्योंकि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। LUV के जो बेसिस है ना, बेसिस जो है वो भी तो LUV के ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना भाई। जो बेसिस होता है जो कि अलग से थोड़ी आता, उसी वेक्टर स्पेस के ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उस वेक्टर स्पेस का बेसिस प्रिपेयर कर देते हैं, और उस बेसिस के एलिमेंट्स को ही हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डायमेंशन बोल देते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है।
तो हम ये शो करेंगे कि ये इस LUV का बेसिस होने जा रहा है, क्योंकि अगर ये LUV का बेसिस हो गया तभी हम कह पाएंगे कि LUV के बेसिस में m इंटू n एलिमेंट्स हैं, मतलब LUV की डायमेंशन m इंटू n हो जाएगी। तो हमारा काम ये है, हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि ये LUV का बेसिस है। बात समझे? मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब LUV का बेसिस फॉर्म करते हैं, क्योंकि इस बेसिस फॉर्म कर देगा तो इस चूंकि बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे m इंटू n, इसलिए उसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा m इंटू n। यही हमको बेटा यहाँ पर देखो प्रूव करना है। लिखो जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ तक पहले। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, है ना। देखो ध्यान दो, जो ये आई है ना, आई ये 1 से n तक करो और j को करो 1 से m तक। ये ध्यान दो, आई की वैल्यू 1 से n तक करो, क्योंकि देखो बीटा आई है ना, ये जो आई है ना बीटा आई क्या होगा? बीटा किसका एलिमेंट है? बीटा एक्चुअली v का एलिमेंट है ना, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन u से v ले रहे हो। अल्फा किसका एलिमेंट है? u का, और बीटा किसका एलिमेंट है? v का, क्योंकि आप ये मान रहे हो, आप ये मानते हो ना कि t अल्फा बराबर बीटा होता है, जनरली हम ऐसा मानते हैं। तो देखो ये जो बीटा एलिमेंट्स है किसका है? v के हैं, है ना। तो इसलिए i जो है इसमें बीटा i है, तो i जाएगा 1 से n तक, क्योंकि देखो यहाँ पर जो i जा रहा है 1 से n तक जा रहा है, और j जाएगा 1 से m तक, है ना। अल्फा जो जाएगा वो n से। अब देखो इसे आपने अल्फा के लिखा है, तो ये जो अल्फा के है ना ये किसका एलिमेंट होगा? u का। अच्छा ये मत कहना कि u में m एलिमेंट्स है ना, u में m एलिमेंट नहीं है, उसके बेसिस में m एलिमेंट्स हैं। और ना ये कहना कि v में n एलिमेंट्स है ना, v में n एलिमेंट नहीं है, उसके बेसिस में n एलिमेंट है। बेसिस जो है ना उस सेट के बराबर भी हो सकता है और उससे कुछ कम भी हो सकता है, बात ध्यान रखना भाई। बेसिस अलग चीज है, बेसिस का मतलब उसी सेट के कुछ एलिमेंट ले लिए वो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। बेसिस का मतलब आप उस सेट के हर एक एलिमेंट को बेसिस के टर्म में लिख पा रहे हैं, है ना। लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं वो, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेटा अच्छा होगा एक बार जाकर बेसिस को पढ़ लो। बेसिस एंड डायमेंशन की बेटा अलग प्लेलिस्ट है, तभी बेटा मैंने बेसिस डायमेंशन पहले पढ़ा दिया। लिख दो बेसिस एंड डायमेंशन बाय HD सर, तो निकल के आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अच्छा ये बात समझो। अब देखो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, TIJ जो है ये LUV का बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा कि ये TIJ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रूव करना होगा कि LUV का कोई भी एलिमेंट हम TIJ के टर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ बेटा पसीना देख रहे होगे मेरे चेहरे पर आप, क्योंकि ये पसीना अब आप पूरी गर्मियों में देखेंगे, क्योंकि रूम बंद होता है, गर्मी होती है बेटा रूम में, क्योंकि रूम खोलेंगे तो आवाज़ें आएंगी, वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। कुछ भी मैं चलाऊंगा, पंखा कूलर, बाकी AC वेसी तो अपने पास है ही नहीं बेटा, गरीब आदमी है, क्या करें। पंखा चलाएंगे तो बहुत आवाज़ करता है, डिस्टर्ब होगा वीडियो, इसलिए रूम बंद करके और थोड़ा हैवी लाइट लगी होती है, इससे रोशनी अच्छी है, तो ऐसे बेटा वीडियो बनाया जाता है। तो बेटा बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाए जाते हैं, इसमें मेहनत लगती है। तो बेटा आपका फ़र्ज है, आपकी ड्यूटी है, आप इसे मेहनत से पढ़ें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से बेटा मैथ्स को पढ़ें और मैथ्स को सीखें, है ना। मतलब पूरी दुनिया के लोग मैथ्स को पढ़ें, मैथ्स को सीखें और अच्छे अच्छे काम करें, क्योंकि बेटा मैथ्स जो है वो नेचर से बहुत करीब होती है ना। जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे वो लॉजिकल होंगे और वही लोग फिर दुनिया में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ध्यान रखना। मैथ्स पढ़ने वाले लोग ही बेटा दुनिया में इम्प्रूवमेंट करते हैं, वही लोग नए नए मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छे एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद हों, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंट भी कई टाइप के होते हैं आजकल तो। चलिए, तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा TIJ है एक्चुअली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको सबको मिटा देते हैं, ठीक है।
अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि टी आई जे जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो सबसे पहले टू प्रूव टी आई जे अल्फा के इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट इसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक टर्म लिया T11, ठीक है, अल्फा के, तो इसके साथ में हमने कांस्टेंट ले लिया A11, ठीक है, ऐसे करके ले लिया। फिर मान लो हमने लिया T12, साथ में कांस्टेंट ले लिया A12 और अल्फा के तो मतलब अल्फा के क्या है, ये U का एलिमेंट होगा, क्योंकि अल्फा जो है वो U से आ रहा है। अब U में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि बेसिस U का अलग है और U के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग होंगे, ध्यान रखना। तो ये ऐसे करके जाएगा कुछ और इसको हम 0 मानेंगे। तो देखो ये जैसे ये कितने एलिमेंट होंगे, ये वही m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि i भी 1 से n तक जाएगा और j 1 से m तक जाएगा। तो एक्चुअली ये m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। बात समझे ना। देखो ध्यान दो, अब मैं क्या करूंगा, देखो इनको इस तरीके से लिखूंगा, देखो डबल सिग्मा करके। देखो कैसे, टी आई जे और अल्फा के, है ना, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, ये जाएगी 1 से n तक, और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, ये जाएगी 1 से n तक, और इक्वल टू मैं 0 करूंगा, ठीक है। हाँ, साथ में ए आई जे भी लिखो, क्योंकि ए आई जे ही तो कोफिशिएंट है ना, टी आई जे और ए आई जे। अब मुझे ये जो जितने भी ए आई जे है ना, इनको 0 के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि यही मतलब होता है ना, यही मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट का, कि जो साथ में कोफिशिएंट्स, मतलब जैसे आपने इनको a1 इनसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके 0 किया, a11 a12 ये किसके एलिमेंट्स होते हैं, सब फील्ड के एलिमेंट होते हैं। भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो u1 एक वेक्टर है और u2 एक वेक्टर है और u3 एक वेक्टर है, मान लो 3 वेक्टर है, और अगर आप u1 u2 u3 को इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना चाहते हैं तो आपने उनमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू 0 कर दिया। अब ऐसा करने के बाद अगर a1 a2 a3 तीनों ही 0 आ जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि u1 u2 u3 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये तीनों ही 0 आ जाएंगे तब, है ना। तो यही बात हमें शो करनी होती है, ये बता चुका हूँ बेटा मैं बहुत बार। अच्छा होगा एक बार स्टार्टिंग से पढ़ो, वेक्टर स्पेस को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ये मैंने बताया हुआ है। वेक्टर स्पेस की जो प्लेलिस्ट है ना, एक प्लेलिस्ट है वेक्टर स्पेस इन लीनियर अलजेब्रा, उसमें मैंने लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी बताया हुआ है, बात समझे ना। तो उसको थोड़ा सा बेटा पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। देखो अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको हम कैसे 0 के इक्वल लाएंगे, जरा समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो हम j को 1 से m तक वेरी करें, i को रखें 1 से n तक, j को वेरी करें। देखो जैसे हम j को सबसे पहले 1 लेंगे तो ai1 ti1 और अल्फा के होगा। फिर हम, है ना, पहले j को 1 से n तक हम लोग वेरी करेंगे, i को फिक्स रखेंगे। अब j को 2 लेंगे तो ai2 ti2 और अल्फा के, और j की वैल्यू हम लोग m तक ले जाएंगे तो aim tim और अल्फा के बराबर 0, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो हम i को भी वैरी करेंगे। देखो जैसे पहले इसको पकड़ो और इसमें i की वैल्यू 1 से n तक रख डालो, है ना। इसको पकड़ो और इसमें i की वैल्यू 1 से n तक रखो, जैसे इसमें i की वैल्यू रखें तो क्या होगा, a11 t11 अल्फा के। अब इसी में i की वैल्यू 2 रखो तो क्या होगा, पहले i की वैल्यू 1 रखी, अब i की वैल्यू 2 रखो, कैसे भी लिख लो, इसको एक साथ लिख लो, t21 और अल्फा की, ये सब बीच में प्लस होगा। फिर i की वैल्यू 3 रखो, डैश 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 i की वैल्यू n रखो तो an1 tn1 और अल्फा की। अच्छा यहाँ भी देखो ये सब प्लस होगा, i की वैल्यू पहले 1 रखो तो a12 t12 अल्फा के, i की वैल्यू 2 रखो तो a22 t22 अल्फा के, और i की वैल्यू क्या रखेंगे बोलो, n रखेंगे तो क्या हो जाएगा an2 tn2 और अल्फा के। ऐसे करते 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 यहाँ भी आएंगे। देखो i की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे इसमें तो a1m t1m अल्फा के, फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे a2m t2m अल्फा के,
और फिर लास्ट में आई की वैल्यू एन रखेंगे, ए एन एम टी एन एम और अल्फा के, और इक्वल टू तो जीरो है ही। ऐसे हमने किया, ठीक है ना। आई की वैल्यू रखते गए, पहले इसमें रखी 1 से लेके एन तक, सेकंड वाला देखो 1 ही रहेगा, जैसे ये सब में देखो 1 ही है, आई वेरी किया 1 2 से एन, देखो यहाँ पर भी सेकंड वाला 2 है, आई का वैल्यू वेरी किया 1 से एन तक, यहाँ पर भी देखो आई की वैल्यू वेरी किया 1 से एन तक, और सेकंड वाला तो एम ही है, ठीक है ना, ऐसे किया। अब देखो ध्यान दो, देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जरा समझो ध्यान से। देखो अभी जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर लिखा था टी आई जे अल्फा के का रिजल्ट, देखो ये वाला रिजल्ट जरा इससे समझो। टी आई जे अल्फा के की वैल्यू क्या थी, ये 0 थी अगर जे के बराबर नहीं था, और ये बीटा आई थी अगर जे के बराबर था। ये देखो इससे थोड़ा सा हमें अब वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, इसको थोड़ा बेटा यूज हमें करना पड़ेगा, इसको यूज करके देखो वैल्यू यहाँ पर बच्चों निकलेगी। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हम लोग यहां पर ध्यान दो, जैसे क्या होगा सब में, जैसे अल्फा के जो है वो अल्फा के की जो वैल्यू है ना, अब देखो अल्फा के, अब ये अल्फा के भी बहुत सी वैल्यू लेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, बहुत सी वैल्यू लेगा। तो जब हमारा देखो ध्यान दो, सॉरी ये जे बराबर के होगा, जे का मतलब जब देखो ये वाला टर्म जो है ना, यही तो जे है ना, ये जे है और ये के है, तो जब है ना देखो ये वाला टर्म, सॉरी ये टी आई जे है ना, टी आई जे अल्फा के, तो ये जे है ये के है, जब के को 1 लेंगे है ना, जब हम के को 1 लेंगे, जब ये आपस में बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू बीटा आई हो जाएगी, है ना। तो जैसे क्या होगा इसमें, जैसे कि मान लो ये अपने पास है, कहां लिखूं, देखो यही लिखता हूं, जैसे A11 T11 अल्फा के अपने पास है। अब के की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इसके बहुत सारे रिजल्ट होंगे, इसमें आप के की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, है ना, A11 T11 अल्फा 1, के की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हैं, है ना, बाकी सब कुछ यही रहेगा, अल्फा 2, क्योंकि अल्फा भी तो के भी तो मतलब जो होगा वो 1 के आगे बढ़ सकता है भाई, अल्फा के क्या है यू से आएगा, तो अल्फा के की वैल्यू भी बहुत सारी होंगी, अल्फा 1 हो सकती है, अल्फा 2 हो सकती है, अल्फा 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। भाई यू का जो बेसिस था वो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n था, तो भाई यू में वो सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, और उसके आगे भी जा सकते हैं भाई, जो उसका बेसिस होता है वो उसी वेक्टर स्पेस का ही तो कोई एक पार्ट होता है ना। तो यू में जो यू का बेसिस हमने माना था अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक माना था, तो इसका मतलब यू में ये सारे एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 से अल्फा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आगे भी जा सकता है, के तक जा सकता है वो, है ना। देखो ध्यान दो, तो जैसे अल्फा 1 हो सकता है, अल्फा 2 कुछ भी हो सकता है। अब देखो जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे, देखो जैसे इसकी, तो इसकी वैल्यू बीटा आई हो जाएगी, जैसे इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा आई, तो A11 बीटा आई, आई का मतलब क्या हुआ जो पहला वाला है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा 1, क्योंकि देखो जे और के बराबर हुए, ये जे है ये के है, आपस में बराबर हुए, तो वैल्यू किसके बराबर हो गई बीटा 1, बीटा 1 का मतलब ये वाला है ना, बीटा 1, क्योंकि बीटा आई के नहीं दिख रहा है, ओहो थोड़ा ऊपर चला गया, रुको कहाँ लिखें, चलो यहीं लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, देखो ध्यान दो, अच्छे समझना ना बेटा, अच्छे समझना, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो ध्यान दो, देखो जैसे हमने ये टर्म लिखा ना A11 T11 अल्फा के लिखा, अब देखो इसी में ऐसा होगा अल्फा 1 भी होगा, फिर अपने पास क्या होगा A11 T11 अल्फा 2 भी होगा, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत सी वैल्यूज यहाँ अल्फा के ले सकता है, इसे करके बहुत से टर्म यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसे करके आ सकते हैं, इसी से ही देखो बहुत से टर्म बनेंगे। देखो जैसे ही जे और के बराबर होंगे, देखो जैसे इसमें जे और के बराबर हैं, तो इस पूरे की वैल्यू T11 और अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी
बीटा आई का मतलब आई ये हो गया, तो इसकी वैल्यू बीटा 1 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जे और के आपस में, क्योंकि देखो के ये है और जे ये है ना, तो के ये है जे ये है बराबर हो गए, तो पूरे की वैल्यू क्या हो गई बीटा आई का मतलब ये, और यहाँ पर आई 1 है तो बीटा 1 हो गया, ये बात समझे ना। तो ये टर्म क्या हो गया बोलो, बीटा 1 हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू देखो, देखो यहाँ पर जे के बराबर नहीं तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी देखो जे के बराबर नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, बस केवल ये बचेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा 1। तो इससे हमें केवल एक टर्म मिलेगा a11 t11 बीटा, सॉरी t11 नहीं खाली बीटा 1, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ये हो गया a11 और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई बीटा 1 हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार हर जगह ऐसा होगा, हर जगह देखो इसमें भी अल्फा के बहुत सारी वैल्यू लेगा, जैसे इसको भी हम यहां लिखे तो a12 और t12, और यहां पर देखो जैसे अल्फा के है तो इसमें भी के 1 हो सकता है 2 हो सकता है, तो देखो ध्यान दो, जब यहां पर के की वैल्यू आप 2 लोगे, क्योंकि जब जे और के बराबर होंगे है ना, जैसे इसमें के की वैल्यू 2 लोगे तभी ये एग्जिस्ट करेगा, और किसके बराबर होगा बीटा आई के बराबर होगा। तो जैसे इसमें अगर हम के को 2 रख दें तो के को 2 रख दिया, अब देखो आई और जे बराबर हो गया, और वैल्यू किसके बराबर होगी बीटा 1 के, तो ये a12 और क्या बचेगा बीटा 1 बचेगा यहां से केवल, बाकी सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, तो यहां से केवल a12 बीटा 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में a1m और बीटा 1 बचेगा, है ना। इसी प्रकार देखो इसमें भी केवल यहां पर बचेगा a21 बीटा 2 और यहां पर बचेगा a22 बीटा 2, ऐसे करके बचेगा, है ना, हर जगह। तो देखो यहां पर क्या हुआ, इस बात को जरा हमें यहां पर बच्चों समझना है अच्छे से, ठीक है, ये बात जरा यहां पर बच्चों हमें अच्छे से समझनी है। देखो क्या होगा यहां पर, इस सबको मिटाएं, इस सबको यहां पर मिटाएं, और देखो इस सबको यहां से मिटाएं, कहां लिखें, है ना, लिखते हैं, देखो कहीं पर ये भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए है, कोई बात नहीं। ये इससे क्या मिलेगा a11 बीटा 1, और इससे क्या मिलेगा a12 बीटा 1, और इससे क्या मिलेगा a1m बीटा 1, बात समझे ना। देखो तो इसी लाइन से जो मिलेगा वो यहां पर लिखते हैं केवल, बस इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, देखो इससे मिलेगा a1m, इससे मिलेगा हमको क्या a1m और बीटा 1, ठीक है। अच्छा इससे क्या मिला, इससे मिला a12 बीटा 1। देखो अब इससे क्या मिलेगा, इसमें बहुत से टर्म आएंगे, तो इसमें जब k इसके बराबर होगा, j के ना, जब k बराबर होगा तो इसकी वैल्यू देखो इस वाले में, जैसे कि हम अगर k को j के बराबर कर दें, k को j के बराबर कर दें, k को j के बराबर का मतलब क्या हुआ कि हम k की वैल्यू 1 कर दें, तो अगर हम इसको 1 कर दें तो ये पूरा बचेगा, और इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बीटा आई का मतलब क्या हो गया बीटा 2 हो गया। तो यहां से इसकी जगह पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा a21 बीटा 2, बस। अब देखो जरा आप एक बात यहां से ध्यान से समझो कि जैसे ये हट रहा है और इसकी जगह क्या आ रहा है बीटा 1, यहां पर भी क्या आ रहा है बीटा 1, यहां पर क्या आ रहा है बीटा 2, तो यहां पर भी क्या आएगा बीटा 2 आएगा, ये आएगा a22 बीटा 2, और यहां पर भी क्या आएगा बोलो, ये आएगा a2m बीटा 2, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएंगे। जैसे यहां पर भी देखो ये सारे 0 हो गए, केवल यही वाला बचा। सिमिलरली ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा an1 और बीटा n, और यहां पर भी क्या आएगा an2, ये an2 है यहां पर an2 और बीटा n, ठीक है, an2 और बीटा n, और यहां पर भी इसकी जगह क्या आएगा anm और बीटा n। तो देखो बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा k j के बराबर होगा तभी वैल्यू बीटा आई हो जाएगी इस t वाले टर्म की। जैसे यहां पर देखो, जैसे इसमें k की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, बहुत सी ले सकते हैं, लेकिन जब k j के बराबर होगा
जब के जे के बराबर होगा तो वैल्यू बीटा आई मतलब बीटा 1 हो जाएगी, तो इसकी जगह हम बीटा 1 लिख सकते हैं और ये सब 0 हो जाएंगे। ऐसे ही बाकी में भी हुआ, इसमें भी देखो, इस वाले में भी भाई के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जब के जे के बराबर होगा, जब के की वैल्यू 2 होगी, तभी इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की बीटा 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज मिल जाएंगी, बाकी सारे टर्म जो इसमें है वो खत्म हो जाएंगे। देखो क्या मिल जाएगा हमको, इससे मिल जाएगा a11 बीटा 1 और इससे मिल जाएगा क्या, a12 बीटा 1 से लेकर के ये क्या मिल जाएगा, a1m बीटा 1। और देखो इससे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a21 बीटा 2 और ये मिल जाएगा a22 बीटा 2 से लेकर के, ये सारे आपस में प्लस है, ये भी सब आपस में प्लस है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2m बीटा 2 डैश 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 डैश, ये क्या होगा, ये होगा an1 बीटा n और an2 बीटा n एंड सो ऑन, ये हो जाएगा anm और बीटा n। और ये सब कुछ किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। ये आपस में सारे सम है, ये इसके सम में है, ये सारे आपस में सम है, क्योंकि देखो सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। ये भी सब आपस में सम है, ये भी सब आपस में सम है, ये भी सब आपस में सम है, और इक्वल टू कितना था, 0। तो देखो ऐसे करके यहां से हमें ये चीजें बच्चों मिलेंगी, है ना। इसको देखो बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान से अब जरा समझो, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने किया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे ये जो बीटा 1 बीटा 2 ये सब थे, ये बेसिस थे, किसके बेसिस थे, ये बेटा हमारे v के बेसिस थे जो हम मान के चल रहे थे। बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा n जो था, ये हमारा v का बेसिस था। बोलो क्या था, बोलो। ये जो बीटा 1 था कॉमा बीटा 2 था, बीटा n था, ये क्या था, बोलो, ये क्या था, ये सब था बेसिस ऑफ v। और जो बेसिस होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, चाहे किसी का भी हो। तो इसका मतलब इन सब के जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपस में 0 होंगे, है ना। ये देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपस में कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे बच्चों 0 हो जाएंगे। मतलब a11 भी 0 होगा क्योंकि बीटा 1 जहां जहां भी है, a12 भी 0 होगा, a1m भी 0 होगा। जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएंगे, ऐसे करके। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं ये सब 0 हो जाने चाहिए, क्योंकि जब ये कोफिशिएंट 0 होंगे, क्योंकि ये सब क्या थे, ये वही टी आई जे के कोफिशिएंट थे, है ना। मतलब ऐसे लिखा था मैंने, सिग्मा डबल सिग्मा ए आई जे और टी आई जे और अल्फा के लिखा था मैंने, इक्वल टू 0 किया था। तो ये सब क्या थे, ये सब यही थे, सारे कोफिशिएंट थे, सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। और सारे कोफिशिएंट 0 होने का मतलब टी आई जे अल्फा के जो था ये क्या हो गया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो पहली बात हमने ये प्रूव कर दी, क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट 0 हो गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि बेसिस के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना था। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये जो टी आई जे जो है ये एल यू वी को स्पैन करना चाहिए, क्योंकि बेसिस में 2 कंडीशन होती हैं, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरा जो एलिमेंट्स हैं वो उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को स्पैन करना चाहिए, मतलब वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट इनके टर्म में लिखा जाए। तो अब हमें ये शो करना है दूसरी बात कि एल यू वी का हर एक एलिमेंट हम टी आई जे के टर्म में लिख सकते हैं। बात समझे, लिखो जरा ध्यान से इसको। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा,
सेकेंड में क्या करना है, वी हैव टू शो दैट टी आई जे वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, j varies from 1 to m, spans LUV, means every vector of LUV, ठीक है, can be represented in terms of TIJ, मतलब LUV का हर एक वेक्टर हम TIJ के, LUV के पास क्या है, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। LUV किसका सेट है, ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है। तो हम कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन उठा लेंगे। तो मान लो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन उठा लिया, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन T उठा लिया जो कि LUV में है, मान लिया मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन। देखो लेट मतलब मैंने मान लिया कि LUV का एक ट्रांसफॉर्मेशन ये है। देखो अब चूंकि जैसे कि मान लिया मैंने T ऑफ अल्फा जे लिया, अब आप समझो T ऑफ अल्फा जे लिया, जैसे जो अल्फा जे है ये कहां आएगा, U में आएगा, क्योंकि अल्फा जो है वो U का एलिमेंट होगा। T जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से, U से V तक है। और जो TIJ होगा, T ऑफ अल्फा जे जो होगा ये कहां जाएगा, V में जाएगा, है ना भाई। एलिमेंट कहां से आता है, डोमेन से, उसकी वैल्यू कहां जाती है, V में जाती है, तो ये वैल्यू V में जाएगी। और अल्फा कहां से आएगा, डोमेन से आएगा, समझे ना। तो अब देखो जो कि TIJ V से आ रहा है और V का बेसिस क्या माना था, बीटा 1 से लेके बीटा n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम TIJ को बीटा 1 के टर्म में लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि T ऑफ अल्फा जे को हम बीटा 1, बीटा 2 से लेकर के बीटा n के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा n जो है ना ये इसका V का बेसिस है। और बेसिस का मतलब यही होता है कि V का कोई भी एलिमेंट बीटा 1, बीटा 2, बीटा t, बीटा n के टर्म में लिख सकते हैं। इनके कोफिशिएंट कुछ भी मान ले, जैसे कि मान लो मैंने बीटा 1 का जो कोफिशिएंट मान लिया वो A1j मान लिया, है ना। बीटा 2 का जो कोफिशिएंट मान लिया वो A2j मान लिया, और इसको मान लिया AMJ, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके देखो मैंने मान लिया, इसको मान लिया मैंने ANJ, ये कोफिशिएंट मैंने इसके मान लिए, है ना। T ऑफ अल्फा जे को मैंने देखो इस तरीके से यहां पर मान लिया, ये मान लिया बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा n, क्योंकि ये हमारा बेसिस है और बेसिस के कोफिशिएंट मैंने ये मान लिए। थोड़ा सा ये मानते समय दिमाग लगाया है, क्योंकि हमें एक्चुअली ये चीजें लेके आनी है ना, इसलिए हमने दिमाग लगाया कि इसको A1j माना, इसको A2j माना और इसको ANJ माना, है ना। अच्छा अब देखो जरा ध्यान दो, देखो इसी को हम क्या होगा, देखो ये हमने देखा था अभी कि जो अपना TIJ था, मान लो हम TIJ और अल्फा जे ले लें, मान लो ऐसा ले लें। अब देखो ये J और K बराबर हो गया, जैसे अभी तक यहाँ हम अल्फा K लिख रहे थे, तो अब हमने K को J के बराबर ही कर दिया। जब K को J के बराबर कर दिया तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, बीटा आई, और बीटा आई क्या हो गया, बीटा आई के 2 को बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, जो K था ना, K को J के बराबर ही कर दिया, तो वैल्यू बीटा आई के 2 को बराबर आ गई। तो मतलब देखो यहाँ पर ये जो बीटा 1 है ना, बीटा 1 है ना, बीटा 1, इसकी जगह देखो हम यहाँ पर ये चीजें लिख सकते हैं। देखो जैसे ये A1j है ना, A1j है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, एक्चुअली बहुत सारे टर्म तो जीरो होंगे, जैसे ये तो बीटा आई हो गया, लेकिन जब J और K बराबर नहीं होगा तो वैल्यू जीरो होती जाएगी, ये भी ध्यान दो। देखो तो हमने क्या किया, इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि बहुत सारे टर्म जब ये बराबर नहीं होंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे और बचेंगे केवल ये बचेंगे। तो वो इस टाइप के टर्म केवल बचेंगे। ये हो गया अपना क्या, A1j, T1j और अल्फा j, ये इसका मतलब देखो इसकी वैल्यू बीटा 1 हो जाएगी। और देखो ये क्या होगा, A2j और T2j और अल्फा j, क्योंकि देखो यहां पर भी j के बराबर हो गया
और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा 2 हो जाएगी, क्योंकि जे के बराबर है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ए एन जे और अल्फा जे, देखो यहाँ पर भी टी ऑफ, देखो ये हो जाएगा ए एन जे और टी एन जे और अल्फा जे, देखो यहाँ पर है ना, देखो क्योंकि ये जे के बराबर हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, बीटा एन के बराबर, क्योंकि आई क्या है, एन है। यहाँ पर देखो जी और के बराबर हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, बीटा 2 के बराबर, क्योंकि आई बराबर 2 हो गया यहाँ पर देखो जे के बराबर हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, बीटा 1। तो मतलब बीटा 1 की जगह देखो मैंने ये लिख दिया, बीटा 2 की जगह ये लिख दिया और बीटा एन की जगह ये लिख दिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, अगर हम इसको फिर से ऐसे लिखें, सिग्मा ए आई जे टी आई जे और अल्फा के और डबल सिग्मा और फिर वही चीज है क्या, ये वाला जो जे है ये 1 से n तक जाएगा, आई 1 से n तक जाएगा। तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें वो टर्म जब के जे बराबर होंगे वो ये आ गए, और जब के और जे बराबर नहीं होंगे वो सारे जीरो हो गए, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से टर्म है जो जीरो हो गए और बहुत से देखो यही हो गए। देखो जब हम के और जे को बराबर करेंगे तो वो टर्म देखो ये आ गए सारे, है ना भाई। जब आप के और जे को बराबर करेंगे तो आई तो 1 से n तक जा ही सकता है ना, देखो आई 1 हुआ इसमें ना, आई 2 हुआ और आई n तक गया, तो आई तो जाएगा 1 से n तक, लेकिन जे और के क्या होंगे बराबर, वो देखो यहाँ पर है, वो हमने ले लिए। लेकिन जब जे और के बराबर नहीं होंगे तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो इसमें है, वो इसमें ऑलरेडी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यू जीरो हो गई है। क्योंकि बहुत से टर्म ऐसे होंगे जहां जे और के बराबर नहीं होंगे, जब जे और के बराबर नहीं होंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो जब जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर दिखेंगे नहीं, यहाँ पर वही तो टर्म दिख रहे हैं ना जब जे और के बराबर हो गए, वो हमने यहाँ लिख दिए। तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने का मतलब ही क्या हुआ कि हमारा टी अल्फा जे, देखो टी आई जे अल्फा के टर्म में आ गया, जो हम शो करना चाहते थे कि एल यू वी का कोई भी वेक्टर टी आई जे के टर्म में लिख जाएगा, देखो वो लिख गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी आई जे जो है वो इसको एल यू वी को स्पैन कर रहा है, और टी आई जे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि टी आई जे जो है अल्फा के इट स्पैन्स एल यू वी, ये एल यू वी को स्पैन कर रहा है। और हमने प्रूव किया था कि टी आई जे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इसका मतलब टी आई जे क्या फॉर्म करेगा, इसका बेसिस फॉर्म करेगा। ये बात बच्चों यहां से कंफर्म हो गई, है ना। तो मतलब टी आई जे जो है ये एल यू बी का बेसिस फॉर्म करेगा, बेसिस ऑफ एल यू बी फॉर्म करेगा। और इस बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू एन एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब डायमेंशन क्या हो गया, m इंटू एन हो गया। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एल यू वी क्या हो गया, ये हो गया m इंटू एन, क्योंकि डायमेंशन का मतलब बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और बेसिस ये है, इसमें कितने एलिमेंट है, m इंटू एन। क्योंकि भाई टी आई जे का मतलब क्या, आई भी जाएगा 1 से n तक, जे भी जाएगा 1 से m तक, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, n इंटू एम, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो इसलिए एल यू बी का डायमेंशन क्या हो गया, m इंटू एन, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो बार बार मैं कहता हूँ, जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है वो थ्योरम के प्रूफ से मतलब ज़्यादा ना रखें, लेकिन थ्योरम का प्रूफ उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनको बीएससी एमएससी या कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम देना। भाई बहुत से एग्जाम आप देते हैं, बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत से सब्जेक्टिव होते हैं, बात समझे ना। तो देख लीजिए आपका एग्जाम क्या है, मैं तो हर तरीके से बेटा पढ़ा रहा हूँ, मैं तो डिटेल पढ़ाई करा रहा हूँ। अब अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, थ्योरम के प्रूफ के चक्कर में ना पड़े, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखें, क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट से ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारे बन जाएंगे। बात समझे बच्चों। तो बच्चों पढ़ते रहिए, स्टार्टिंग से पढ़ते रहिए, बस जरा प्ले लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। प्ले लिस्ट कौन सी आपको पढ़नी है, बस आप सर्चिंग में जा करके या मेरे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट दिखाई देगी, उस प्ले लिस्ट में एंट्री करेंगे तो आपको सारी प्ले लिस्ट मिलेंगी, उसमें सही प्ले लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जोश के साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।